रेडियो आइसोटोप से पहले हम लोग बात करते हैं रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप्स में ना हम दो न्यूक्लियाई के, हम लोगों ने न्यूक्लियाई के बारे में पहले भी पढ़ा था कि आपका जो होता है फादर न्यूक्लियाई वो होता है अनस्टेबल, वो कन्वर्ट हो जाता है टू स्टेबल न्यूक्लियाई। अब स्टेबल और अनस्टेबल बेसिकली हैं क्या? अगर हम सबसे पहले देखें, स्टेबल न्यूक्लियाई एक ऐसा न्यूक्लियाई होता है दैट आर नेचुरली occurring न्यूक्लियाई बट दे डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन, मतलब इनके अंदर से कोई भी रेडिएशंस एमिट नहीं होती। एक नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस तो होता है बट दे डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन। तो इसमें आपके पास एग्जांपल है, आपके पास वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 82 तक है। इसमें जितने भी आपके पास न्यूक्लियाई आ रहे हैं ना, ये सारे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, विच हैव द एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 82, दे आर द स्टेबल न्यूक्लियाई। अब हम अनस्टेबल में आते हैं, विच एमिट रेडिएशंस। मतलब स्टेबल देखें कि एक जगह बैठा हुआ है, कोई उथरखानी नहीं कर रहा है। अगर आप दो ट्विंस की बात करें, दो ट्विंस हैं, एक बिल्कुल काम पर्सनालिटी का और एक बहुत उछल कूद करने वाला है, ठीक है। अब जो काम पर्सनालिटी वाला है वो हम स्टेबल न्यूक्लियाई कह लेते हैं, जो बहुत उछल कूद कर रहा है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हम लोग कह लेते हैं, विच एमिट रेडिएशंस। तो अब आपकी 82 से ऑनवर्ड जितने भी सब्सटेंसेस हैं दैट आर कॉल्ड द अनस्टेबल न्यूक्लियाई। लेकिन हमारी साइंस ये भी कहती है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी ये भी कहती है, सॉरी फिजिक्स ये कहती है कि जो हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई है, जो हमारे पास शरारती बच्चा नहीं है, कॉन पर्सनालिटी का बच्चा है, हम उसको शरारती बच्चा बना सकते हैं। कैसे? अगर हम उसके अंदर द स्टेबल एंड द नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन आल्सो बी, मतलब जो आपके पास स्टेबल होते हैं ना, जो कि आपके पास नेचुरली अकरिंग स्टेबल न्यूक्लियाई हैं जो कि कोई रेडिएशन एमिट नहीं करते, उनका सेकंड नेम होता है नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये भी लिख लें, स्टेबल न्यूक्लियाई वो भी होते हैं जो कहलाते हैं नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जिनका सेकंड नेम है। फिर हम उस स्टेबल न्यूक्लियाई को भी चेंज कर सकते हैं अनस्टेबल में, लेकिन कैसे? अगर हम उसमें बम्बार्डिंग करवाएं किसकी, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, अल्फा पार्टिकल्स की, फिर आर्टिफिशियली जो चीज़ प्रोड्यूस होगी वो आपके पास हो जाएगा रेडियो आइसोटोप्स। इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। फिर वो नॉन रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बन जाते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियली हमने खुद बनाए हैं। ये आपके पास रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन है, जिसमें आपने स्टेबल न्यूक्लियाई को अनस्टेबल में कन्वर्ट करना है, मीन नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है। फिर जो आर्टिफिशियली जो प्रोडक्शन होगी जिस चीज़ की, उसको कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स। हम आपकी बुक की तरफ आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट दैट आर अकर नेचुरली आर मोस्टली स्टेबल बट आर्टिफिशियली आइसोटोप्स मैन्युफैक्चर्ड इन न्यूक्लियर लेबोरेटरीज बाय bombarding of a subatomic particles usually have a short lifespan mostly due to their unstable nature and the radioactivity. The half-life of in that way जो स्टेबल हमारे पास जो होता है वो अनस्टेबल बन जाता है, पर हमारे पास वो डिके की लाइफ देना स्टार्ट कर देता है, जिसमें हम उसकी भी हाफ लाइफ मेजर कर सकते हैं। देयर आर द 3 नेचुरल आइसोटोप्स एलिमेंट। बताओ, आप बता रहे हैं कि 3 नेचुरली जो प्रेजेंट है। मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जो चीज़ ऑलरेडी इस दुनिया में सदा से मौजूद है, कुदरत के करिश्मों में जो आती है वो नेचुरल है, लेकिन उसको इन्हांस करके चीज़ न्यू बन जाए वो मैन मेड होती है, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपके पास सारी उन्होंने बताई हुई है, देयर आर द 3 नेचुरल, ये इसको अंडरलाइन करना है, देयर आर द 3 नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट कार्बन। In nature, carbon 12 atoms exist 98.89%, मतलब ओरिजिनल आइसोटोप आपके पास कार्बन 12 है, उसके अंदर 98.89% कार्बन प्रेजेंट होता है, एंड कार्बन एट 13 एटम्स ओनली अबाउट 1.11%, एंड कार्बन मतलब आपके पास कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 कार्बन हैं। अब उनकी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं नेचर में उसकी कितनी परसेंटेज है, कार्बन 12 की कितनी है, कार्बन 13 की, कार्बन 14 की, विद अ हाफ लाइफ ऑफ 5700 ईयर्स। कार्बन एज अ होल हैज़ 15 known isotopes from carbon 8 to carbon 22, of which of the most stable artificial radioisotopes is carbon 11, which has half-life of 20.34 minutes. All other radioisotopes have half-life under 20 seconds.
ये उन्होंने पूरा डिफरेंस करके आपको बता दिए ऑल द कार्बन्स दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द नेचर एंड दैट आर्टिफिशियली प्रेजेंट इन द नेचर। ठीक है, ये देर से लेके सेकंड तक भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर रेडियो आइसोटोप की एग्जांपल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास। ओके, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके यूजेस पे। ये भी आपके पास, ये देखिए, ये एग्जांपल है। आपके पास एक स्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि कोई रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा। हमने लिया है सोडियम 23/11 इस बम्बार्डेड, हमने इसको बम्बार्ड करवाया है न्यूट्रॉन के साथ 1/0। देन फिर एज अ रिज़ल्ट ये एक रेडियो आइसोटोप बन गया है, ये एक आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप बन गया, अनस्टेबल न्यूक्लाई बन गया। इसमें क्या हुआ है कि जो 0 है वो तो एटॉमिक नंबर है ना 11, और 24 मैस नंबर है। जो 23 + 1 हुआ है तो वो 24 हो गया, उसके मैस नंबर में चेंज आया और गैमा रेज एमिट होना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये आपके पास आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप की एग्जाम्पल आ जाती है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में हमने हीलियम पार्टिकल बम्बार्ड करवाए, हमें फास्फोरस अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल गया विद द न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की रेडिएशंस उसने एमिट करना स्टार्ट कर दिए। ये दो आपके पास बेसिकली एग्जांपल्स आ जाती हैं आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यूजेस ऑफ आइसोटोप। आपकी बुक में भी अच्छा लिखा हुआ है लेकिन ये बड़े अच्छे तरीके से आसानी से जो है वो एक्सप्लेन किया गया। यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। ट्रेसर्स एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स और प्लांट्स। अब हमने जो चैप्टर नंबर 2 में मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था उसमें मेटाबॉलिज्म में हमारे पास वेस्ट बनते हैं जो कि निकलते हैं, एक्सक्रीट आउट होते, वो तो नेकेड आई से तो नहीं हम देख सकते, हम उसको ट्रेस करते हैं। उन ट्रेसर में हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स यूज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी में है, एनिमल्स में या प्लांट्स में है। ट्रेसर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड in the human body, animal or plant to explore the metabolism of chemical reactions। ठीक है, आयोडीन 131 जो भी मैंने पीछे पढ़ा है, आयोडीन 131 एक रेडियो आइसोटोप्स है, मीन्स आर्टिफिशियल है, हमने खुद बनाया है। कैन बी यूज फॉर मॉनिटरिंग द थायराइड फंक्शन, ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में यूज़ होता है। थायराइडिक फंक्शनिंग के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये आयोडीन उसको यूज़ किया जाता है कि वो थायराइड फंक्शन सही कर रहा है। अब आपने क्या होता है कि इसमें इसकी रेज निकलती हैं। अब ये जो है वो आर्टिफिशियल है, इसके अंदर से जो रेज निकल रही हैं जो इसे एमिट कर रहा है, अगर कोई ट्यूमर होगा, कोई सेल होगा, ये उससे पास हो जाएंगी, ये पास नहीं होंगे, सॉरी डायफ्रैक्ट हो जाएंगी। फिर वहाँ पे हमें इंडिकेशन मिलेगी कि यहाँ पे कोई ऐसा सब्सटेंस ग्रो कर रहा है, ऐसा ट्यूमर, ऐसा सेल ग्रो कर रहा है जो इस ह्यूमन बॉडी का नहीं है, उसकी नीड नहीं है, ये उसको नुकसान पहुँचा सकता है। अगर रेस कहीं से पास हो जाती हैं तो सारा क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे कोई ट्यूमर नहीं है, कोई सेल नहीं है। ठीक है, फिर फास्फोरस 32 यूज टू डायग्नोज ब्रेन ट्यूमर, सेम एज इट इज ये भी है, रेडिएशन एमिट करता है, कोई ब्रेन ट्यूमर है उसको ट्रेस करने के लिए भी और उसको डायग्नोज करने के लिए भी। Radioactive traces can be used to locate the wear and tears of the moving parts of the machinery। कि आपके पास जो ट्रेसर्स होते हैं ना, कोई भी मशीनरी पार्ट्स हैं जहाँ जब वो मूव कर रहे हैं, उनकी मूविंग पार्ट को एग्जामिन करने के लिए भी ट्रेसर्स यूज़ किए जाते हैं। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में हम अगर आ जाएं, रेडियो ट्रेसर्स कैन बी यूज्ड एज अ न्यूक्लियर मेडिसिन। कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर क्योरिंग कैंसर्स, ट्यूमर्स एंड सेल्स। कोबाल्ट 60 जो है, ऐसे जो कैंसर सेल जो कैंसर बनाते हैं, ट्यूमर्स बनाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी ये कोबाल्ट 60 एज अ यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ डेड ट्री। के मतलब अब कार्बन 14 है, इसको डेड ट्री के साथ इसकी हाफ लाइफ मैयर करके, मतलब जो आपके पास ट्री है वो कितने ईयर में डिके हुआ है, कब बना था डेड ट्री, उसकी एज एस्टिमेट करने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि ये दरख्त इतना पुराना है, ये इतने साल का है, तो वो कार्बन डेटिंग होती है। अगर कोई भी ये जो क्या कहते हैं ज़मीन से हड्डियाँ और सोना खोदने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल या एस्ट्रोनोलॉजिकल कुछ कहते हैं इस तरीके से, ऐसा ही है। नेशनल जियोग्राफिक में जो आते होते हैं,
जो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, ढांचे निकालते हैं, जिन्होंने रिसेंट कोई मम्मी भी निकाली है तो मेरे ख्याल से एस्ट्रोनोलॉजिकल ही उन्हें कहते हैं, वो कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग क्या करते हैं कि उन्हें कोई ना कोई बोन मिलती है, कोई ना कोई ऐसी स्पीशी मिलती है, कोई ना कोई ऐसा कुछ भी मिलता है पुराने टाइम का, ये ज़मीन की खुदाई करके वो उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं, उसकी हाफ लाइफ निकालते हैं, फिर वो बताते हैं ये चीज़ इतनी पुरानी है। अपने आप से एस्टिमेट नहीं करते, वो उस चीज़ की कार्बन डेटिंग करते हैं। K40 and AR40 by comparing the concentration of both measure the age of the rock। कोई भी पत्थर है, कोई भी इस ज़माने का है या पुराने ज़माने का है, तो ये जो आपके पास है ये रेडियो आइसोटोप्स यूज़ होके उस रॉक की एज जस्टिफाई करते हैं। और आपकी बुक में भी बिल्कुल ट्रेसर्स, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर कार्बन डेटिंग बहुत इसके ऊपर लिख लें। थर्ड पार्ट कार्बन डेटिंग एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Parent present inside the plant start decaying when a tree dies. The age of the dead tree can be calculated by comparing the activity of carbon-14 in the live and the dead tree. The activity of live tree remains almost constant as the carbon-14 is being replenished while the carbon-14 in the dead tree is no more replenished. कि मतलब बता रहे हैं कि किस तरीके से कार्बन-14 की मदद से हम डेड ट्री और लाइव ट्री की एस्टिमेशन एज से बता सकते हैं कि ये ट्री यहाँ से लेके यहाँ तक कितने अरसे तक जिंदा रहा है। ठीक है।